दीदी जी, गुड़िया फर्स्ट एडिशन में पास हो गई है। और ये सब आपकी मेहनत है दीदी, वरना मैं अकेली कहाँ कर पाती ये सब। रज्जो आकर सीढ़ियों पर धम से बैठ गई। गुड़िया उर्फ किरण भी आई थी, गुलाबी रंग के सलवार सूट में। किरण थी तो केवल 18 वर्ष की, पर भरे हुए शरीर के कारण काफी बड़ी लग रही थी आज स्मिता को। सांवले रंग चेहरे पर निखार देखते ही बनता था। चेहरा खिला खिला, नव यौवन की आभा में नहाई सी, तीखे नैन नक्श, पतला माथा, गहरी काली आंखें और घने घने काले बाल। इतने ध्यान से स्मिता ने उसे कभी ना देखा था। वह आश्चर्यचकित सी उसे देखे जा रही थी। और वो आई तो थी उछलती, पर स्मिता को यूं अपनी ओर यूं गौर से निहारते देख उसका उबाल थमसा गया। गालों पर गुलाबी रंग उतर आया। झट से संभली और सिमटी सी नजरें झुकाए पाँव के अंगूठे से धरती खुरसती चुपचाप ताकती रही, कभी जमीन को तो कभी स्मिता को। 18 साल, हाँ, कम समय नहीं था। दीदी जी, दरवाजा खोलो, देखो तो क्या है। उस रात 11 बजे अचानक स्मिता की आंख खुली और वह हड़बड़ा कर बिस्तर पर उठ बैठी। बदहवा सा दरवाजा कोई पीट रहा था और धीमे धीमे से रज्जो की आवाज कानों में सुनाई पड़ रही थी। कुछ पल के लिए तो वह पलंग से उठ भी ना सकी। इतनी रात गए तो वह कभी भी उसके घर ना आती थी। फिर कौन हो सकता है? आवाज तो उसकी ही लग रही है। खोलूं या नहीं, इसी उधेड़बुन में थी कि फिर दरवाजा पीटने की आवाज आई। दीदी खोलो, मैं रज्जो, खोलो दरवाजा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। सुधीर भी अपने काम से बाहर गए हुए थे और वह घर में अकेली थी, इसलिए डर गई थी। क्या है, इतनी रात गए यहाँ क्यों आई है और दरवाजा क्यों पीट रही है? आंखें सायास खोलते स्मिता ने उसे देखा तो पहले ना जाने क्यों उस पर शक हुआ। ऐसा क्या हुआ था कि वह सुबह का इंतजार भी ना कर पाई। देखो दीदी, इंसान का बच्चा है। तेजी से वह अंदर घुस आई और दरवाजा बंद कर आंचल की गठरी खोल स्मिता को कुछ दिखाने लगी। अंदर आते ही अपने साथ बदबू भी ले आई। देखो इस मासूम को, देखो, कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है किसी इज्जतदार ने। लड़की है, लड़की, और वो भी जिंदा। कैसे लोग हैं, इतनी भी ममता नहीं, जनकर फेंक दिया। क्या करूं इसका, तुम ही कहो दीदी। स्मिता का मुंह खुला का खुला रह गया। सहमी अधखुली आंखें पूरी होश में आ गई। जड़वत देखने लगी कभी रज्जो को तो कभी मैले सूखे आंचल में लिपटे उस मांस के लोथड़े को। दिमाग झंझना गया। कब उसकी हथेली अपने नाक और मुंह पर चली गई पता ही न चला। तय न कर पा रही थी कि क्या कहे। क्या अधिक डरावना था, बच्ची का कूड़े के ढेर पर पाया जाना या फिर इस बेवकूफ का इतनी रात गए चोरी छिपे उसे उसके घर ला देना। कूड़े के ढेर पर नवजात, कितनी अमानवता, कितनी निर्मम माँ होगी। फेंक दिया, लोक लाज के डर से या लड़की होने के अभिशाप से। क्या था ये, कैसी मजबूरी, ना पाल सकने की व्यवस्था थी या फिर प्रेम में छलावे का परिणाम? दीदी बोलो ना, मैं क्या करूं? उसे इस तरह जड़ होते देख रज्जो घबरा गई। कुछ ना सूझा, बस ले आई। उसका बोलना जारी था। अब कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, पता है तुझे, थी यह बच्ची कूड़े पर और आसपास किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उसे अस्पताल ही पहुंचाए। और तो आवारा कुत्ते भौंके जा रहे थे उस गठरी के आसपास। अगर कोई ना होता तो नोच चुके होते। किसी में हिम्मत ना थी, हाँ, हिम्मत ना थी। वे खड़े तमाशा देख रहे थे और कुछ पुलिस का इंतजार। शायद दीदी किसी ने पुलिस को खबर भी दे दी है, वो आने वाली है। कुछ तो नाक पर रुमाल रखे झांक झांक कर देख कर निकले जा रहे थे। अंधेरा और ट्रैफिक, मौका देख बिना देर किए मैं कूड़े में घुस गई और इसे उठा लाई, ले आई बच्ची को सीधे तेरे पास। लोग चिल्लाते रहे पर मुझे किसकी परवाह और किसकी फिक्र। मुझे देखते ही बिचक गए सबके सब बदमाश लोग। लगा होगा उन्हें, चलो हटो, परेशानी दूर हुई। अब तू बता दीदी, एक जान को कैसे मरने को छोड़ देती? दीदी चल, इसे अस्पताल ले चलते हैं। वे बेटोक बोले जा रही थी और बार बार बच्ची को सहलाए जा रही थी और आंखों में ममता पानी बनकर बहे जा रही थी। पर स्मिता के तो होश उड़ चुके थे। वह अभी भी शौक में थी। बड़ी मुश्किल से होश में आई और संभल कर 2 कदम पीछे हटती बोली, हे भगवान, तू क्यों ले आई? ये पुलिस केस है, शोर शराबा होगा, और मेरे पास क्यों लाई? बिल्कुल ना समझ है पागल कहीं की। ऐसी चीज़ों को हाथ ना लगाते और तू पकड़ कर ले आई, और वो भी मेरे पास। मैं क्या करूँ अब इसका?
वहीं रखा। रुक, मैं भी चलती हूँ। पुलिस में खबर करते हैं। रुक। स्मिता घबरा गई। काफी उलझन पैदा कर दी थी रज्जो ने। समझ ना आ रहा था कि क्या करे। नहीं दीदी, डरो नहीं, इसे कोई ना लेगा। अगर कोई अपना आता तो फेंकता क्या? पुलिस? अरे उसको तो मैं अच्छी तरह जानती है। उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मेरे को सब मालूम। और आगे आप संभाल लो दीदी। अभी मरी नहीं, जिंदा है, सांस चल रही है। सच। देखो दीदी, कितनी सुंदर नन्ही सी जान। पर तू क्या करेगी इसका? तेरा खुद का ठिकाना नहीं। और स्मिता जल्दबाजी में कह तो गई, लेकिन कहते कहते रुक गई। उसने अपने होठ भींच लिए। जानती थी कि गलत बोल रही है, पर इस वक्त यही सही था। रज्जो का मुंह उतर गया। चुप हो गई, पर अगले ही क्षण बोली, मैं पालूंगी दीदी, विश्वास करो। मैं इसको पालूंगी। अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ क्या होता है तुम्हें नहीं पता दीदी? मैं सब जानती। पुलिस आए तो तुम संभालोगी ना दीदी? सच्ची विश्वास रखो, पढ़ाऊंगी अपने दम से। बस एक बार आप संभाल लो ना प्लीज। रज्जो आगे कुछ ना कह पाई। जो कहना था वह सब उसकी आंखें कह रही थी। एक किन्नर का साहस। स्मिता खड़ी रह गई, देखती रही उसे, बस देखती रही। तभी कानों में सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस आ गई थी। स्मिता से पूछताछ हुई। स्मिता के पति का ओहदा काम कर गया। समय लगा पर बात संभाल ली गई और बच्ची लिखा पढ़ी के बाद कानूनन रज्जो को सौंप दी गई। पास की बस्ती में रज्जो एक किराए के टूटे फूटे मकान में रहती थी। उन किन्नरों की अपनी मंडली थी, पर सब आज़ाद। कोई किसी पर आश्रित नहीं। कुछ ट्रैफिक के हवाले थे, कुछ घर घर जाकर मांगते, पर सब अपने पेट के स्वयं रखवाले। उसे सिग्नल पर भीख मांगना बिल्कुल मंजूर ना था, ना ही घर जाकर नेक मांगती। एक दो स्कूलों में झाड़ू पोछा लगाती थी, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। वैसे और भी छोटे मोटे काम किया करती थी, जिससे गुजारा तो हो ही जाता था, पर तंगी की तलवार हमेशा लटकती रहती थी। कभी कभार स्मिता के घर आ जाती थी कुछ मिलने की आशा में, जब बहुत ही कंगाली रहती घर पर मुंह से कभी भी कुछ भी कहती न थी। और स्मिता को उसके हाव भाव, उसकी भाषा की खूब समझ थी। देखते ही जान जाती कि वह क्या चाहती है। उसने भी कभी उसे निराश न किया था। वह आती तो घंटों बैठकर अपनी बदकिस्मती का चिट्ठा सुनाती रहती थी। तो अच्छे परिवार से, पर किस्मत की मारी बाहर चबूतरे पर बैठती और घंटों बतियाती। जाते वक्त स्मिता जबरदस्ती उसे चावल दाल कुछ पैसे देना ना भूलती थी। देती थी तो बड़ी आत्मीयता से, मनुहार से, क्योंकि स्मिता उसके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाना चाहती थी। एक शेर तो तब दूसरा सवा शेर, वह भी ऐसे स्वीकार करती जैसे स्मिता का मन रख रही हो। बिना किसी आशा प्रत्याशा के स्मिता कब उसके इतनी करीब आ गई पता ही न चला। दोनों में काफ़ी घनिष्ठता बढ़ गई थी। आखिर थी तो उसी की हमउम्र। स्मिता को सहानुभूति थी या दया, पर जो भी था वह उसे आने से कभी मना ना करती, और वह भी उसे अपनी बड़ी दीदी मानकर आ जाती थी। रज्जो ने तो पूरी जान लगा दी उस बच्ची को पालने में। 6 महीने बाद आई थी उसे उठाकर नाम रखने की इच्छा से। दीदी, अब तुम्हें अच्छा सा नाम दो ना गुड़िया का। गुड़िया गोल मटोल हष्ट-पुष्ट हो गई थी। रंग थोड़ा सांवला था, पर लगती थी प्यारी सलोनी डुलमुल गुड़िया। देखा जाए तो इसके पीछे अगर रज्जो का निस्वार्थ प्रेम रहा था, तो स्मिता की आर्थिक सहायता का बल भी कम न था। गुड़िया दोनों की साझी जिम्मेदारी से पल रही थी। जब भी जरूरत पड़ती तो न ना कहती, और इसका रज्जो ने कभी भी फायदा ना उठाया था। जी जान लगाकर कमाती और अपनी अधिकतर जरूरतें स्वयं ही पूरी करती। किरण, कैसा है नाम? स्मिता गुड़िया को अंदर पूजा मंदिर में लेकर गई और टीका लगाकर कुछ रुपए निकाल कर लाई और रज्जो की तरफ बढ़ा दिए। आज खीर बनाना रज्जो, बेटी का नामकरण हुआ है, समझी? ना दीदी, मैं ना समझ क्या समझूंगी, पर जो भी हो तूने रखा तो ठीक ही होगा। सुंदर भी है नाम, पर मैं तो इसे गुड़िया कहूंगी। हाँ गुड़िया, ठीक है ना दीदी? हाथ नचाती हुई गुड़िया गुड़िया नाम दोहराती रज्जो चली गई थी उस दिन। किरण बड़ी हो रही थी। स्कूल में एडमिशन लिया गया। अभिभावक के नाम पर स्मिता शर्मा का नाम लिखा गया। रज्जो का अनुरोध था और स्कूल में स्वीकारोक्ति की बाध्यता भी, सो स्मिता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। सब ठीक चल रहा था और एक दिन किरण दूसरी कक्षा में पहुंच गई। एक दोपहर अचानक रोती हुई आई और घोषणा कर बैठी कि वह कल से स्कूल न जाएगी। रज्जो घबरा गई और उसे घसीटती स्मिता के पास ले आई।
जो भी परेशानी होती तो स्मिता ही आखिरी उपाय हुआ करती थी। देख रही गुड़िया, बता क्या परेशानी है, बड़ी माँ को बता, स्कूल क्यों नहीं जाएगी? रज्जो उसे धमका रही थी और वह रोनी सूरत बनाए चली आ रही थी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी स्कूल। वह हाथ छुड़ाकर दूर छिटक गई। रज्जो ने पास जाना चाहा तो चिल्लाकर बोली, तुम मुझे ना छुओ, तुम मेरी माँ नहीं, नहीं, तुम सब झूठी हो। बाल बिखरे, आंखें बिखी, उसका रूप और ढंग देख स्मिता अपनी हंसी न रोक पाई। अंततः मनाने के लिए उठी और उसे गोद में खींचकर बोली, बता गुड़िया, क्या बात है, ये आज क्या हुआ तुम्हें, किसी ने कुछ कहा? उसने हठी स्वर में उत्तर दिया। हाँ, और गुस्सा रुलाई बनकर फूट पड़ा। स्मिता को कुछ समझ न आया। प्यार से समझाया तो हिचकियां ले रो रो कर कहने लगी कि बड़ी माँ सब स्कूल में चिढ़ाते हैं। वह स्मिता को बड़ी माँ कहती थी। कहते हैं कि मैं अनाथ हूँ, ये मेरी माँ नहीं। तरह तरह की बातें कहते हैं। कोई मुझसे खेलने को भी तैयार नहीं, कोई बात नहीं करता। मुझे देखते ही सब हंसने लगते हैं। मैं ना जाऊंगी अब वह स्कूल, कभी नहीं जाऊंगी। वह पाँव पटक पटक कर रोने लगी थी। स्मिता सकते में आ गई। रज्जो का चेहरा पीला पड़ गया। काटो तो खून नहीं, जिसका डर था वही हुआ। दोनों चुप एक दूसरे को ताकने लगी। तत्काल फैसला लिया कि किरण को बोर्डिंग के किसी स्कूल में भर्ती कराना होगा जो उसे रज्जो की पहचान से दूर रखे। माहौल बदलना ज़रूरी था। ऐसी जगह भेजना होगा जहां लोग उसके बीते कल से परिचित ना हो। यही अच्छा होगा। उसे हॉस्टल भेज दिया गया था। नए स्कूल की प्रिंसिपल अच्छी और समझदार महिला थी। सब जानकारी उन्हें दे दी गई थी, सो उन्होंने भी राज को राज रखा और अपनी जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया। रज्जो और स्मिता आश्वस्त तो हो गई थी, फिर भी डर से पूरी तरह आज़ाद नहीं थी। किरण पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और बहुत जल्दी ही पूरे स्कूल की चहेती हो गई थी। कभी कभार आती, 2-3 दिन रहती, फिर वापस अपने हॉस्टल वापस चली जाती। उसका मन वहाँ रम गया था और रज्जो ने भी इसी में खुश रहना स्वीकार कर लिया था। समय पंख लगाकर उड़ने लगा और आज किरण जवान हो चुकी थी, जिसका आकर्षण बांध देता था देखने वाले को। मनमोहिनी सूरत और उससे भी अधिक मोहिनी उसकी प्रतिभा, उसकी मेधा। क्या सोच रही हो दीदी? रज्जो की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। डिनीशन नहीं, डिवीजन पगली। स्मिता उसकी अटपटी अंग्रेजियत पर हंसने लगी। नजरें रज्जो की तरफ हो गई। आज वह उसको बहुत खुश देख रही थी। पहली बार उसे इतना उत्साहित देखा था। गर्व से चेहरा चमक रहा था, रोम रोम प्रफुल्लित था। वाह, सच में बहुत खुशी हुई। अब आगे क्या करना चाह रही है किरण? तू तो कह रही थी कि कुछ परीक्षा लिखी है। क्यों गुड़िया? उसने किरण से पूछा। हाँ बड़ी माँ, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा और उसी में बहुत अच्छा रैंक मिला है। माँ उसी की बात कर रही है। हमारी प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि सरकारी कॉलेज में सीट जरूर मिल जाएगी और जिससे फीस भी ज़्यादा नहीं होगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। किरण ने स्थिति को स्पष्ट किया। हाँ दीदी, मैं क्या जानूँ, जो भी कहती है पढ़ती है यही बस, मुझे क्या मालूम। रज्जो ने उसकी बधाइयाँ ली और दोनों खुशी खुशी चली गईं। आज रज्जो के घर में उत्सव का माहौल था। झाड़ू पोछा, साफ सफाई की, पकवान बनाए और अपनी लाडली को खिलाए। खुशी से सराबोर हो गई माँ बेटी। इसी खुशी की तो उसे जीवन भर तलाश थी। रात को भोजन के बाद टहलना स्मिता को बहुत भाता था। आवश्यकता भी थी, आखिर उम्र के इस पड़ाव पर अपनी सेहत का भी तो ख्याल खुद ही रखना पड़ता था। मंद मंद बहती हवा सुकून पहुंचा रही थी। दिन भर सूर्य कितना भी अग्निकुंड बना रहे, शाम ढलते ही ताप शमित हो ही जाता है। प्रकृति भी कितनी उदार मना है, समस्त प्राणियों की पालन करता, सबका ख्याल रखती है। संपन्न वर्ग अपनी वातानुकूलित कमरों में सुकून पाता है, तो सामान्य जन सूर्यास्त उपरांत बहती ठंडी हवा में अपना ताप घुला लेता है। आज रज्जो नींद को भी नींद न आई। वह भी अंधेरे में अपनी टूटी फूटी छत पर टहल रही थी, उसके अपने हिस्से के स्वर्ग में पिघलती। क्योंकि सुख चैन राहत तो सभी का एक सा होता है, वह किसी संपन्नता का मोहताज थोड़े ना होता है। छत की दीवार से सटी रात की रानी की बेल और उनमें खिले फूलों से उठती मदमस्त सुगंध दिन भर की परेशानियों को यूं मिटा देती, जैसे कोई नादान बालक अपनी स्लेट पर कुछ लिखकर उसे मिटा देता है और फिर लगता है जैसे उस पर कभी कुछ लिखा ही ना गया हो। एकदम सपाट, एकदम खाली। विस्मृति कितना सुख देती है, कितना सुकून देती है। यही तो सच्चा सुख है।
यूं कहा जाए तो भूल जाना इंसान के सीखा था। उसका जीवन अपमान की अग्नि में तपकर अग्निशिखा बन गया था। सच्चे अर्थों की वह साधिका थी। इतना संयम, ना कभी किसी से शिकायत, ना शिकवा, ना भगवान से, ना जन्म देने वालों से, ना समाज से और ना इस बेटी से। क्या मिला था इन सब से? घृणा, तिरस्कार, अपमान या प्यार? वह तो हास्य का सामान थी, मिट्टी की कठपुतली जिसको बनाते ईश्वर कितनी बड़ी भूल कर गया था। उसको पहचान देना ही भूल गया था। क्या थी वो? नर थी या मादा? और इसमें उसका क्या दोष था? निरंतर ढूंढती रहती पर समाधान ना मिलता। माँ बाप ने दुत्कार दिया, शिक्षा से वंचित, ना कोई आसरा ना आशा। फिर भी जीती गई अपने बल पर, अपनी शर्तों पर। जानती है समाज उसके आशीर्वाद का अभिलाषी है, उसका आशीर्वाद सगुन है उनके लिए, लेकिन जीवन अपशकुन, अभिशाप। वह जड़ हो गई थी, निर्लिप्त और निर्विकार। जितना कठोर उसका बंधन दिखता था, उससे भी कठोर बन गया था उसका मन। लेकिन क्या सब भुलाना इतना आसान था? सब तकलीफें, दुख, अपमान, कसक, ताप, संताप, क्या भूल पाई वह उन सभी क्षणों को? मिटा पाई अपनी स्मृति से उन सब पलों को, उन भोगनाओं को? क्या यह संभव हो पाया? किरण को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था। वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी देखकर रज्जो भी खुश। स्मिता ने अपनी जिम्मेदारी में कभी कोई कटौती ना की थी। घर का भी तो पूरा सहयोग था उसे। सुधीर ने कब उसकी बात कभी टाली थी? और किरण को तो वे भी अपनी बेटी मानते थे। दिन, महीने, साल बीतते चले गए। किरण इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गई। उसी साल वही किसी बड़ी सी कंपनी में से जॉब पर भी रख लिया गया, बहुत अच्छे पैकेज पर। इन सालों में वो बहुत कम ही शहर आई थी अपनी माँ के पास। वह उसे आने को कहती तो किरण परीक्षाओं का बहाना कर देती और रज्जो भी बहुत जल्दी मान जाती, जिद ना करती और तो और उसे वहीं रहने की सलाह भी देती। रज्जो डरती थी कि उसकी पहचान किरण के सुनहरे भविष्य में रोड़ा ना खड़ा कर दे, दाग ना बन जाए। स्मिता को पता चलता तो रज्जो को अच्छी डांट पिलाती थी, पर रज्जो हमेशा यही कहती, दीदी रहने दो ना उसे वहीं खुश, जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा है। अब कच्ची बेल घनी डाल बन गई है, फलने फूलने दो वहीं पर, है ना दीदी? चेहरे पर आई दर्द की लकीर को छिपाने की असफल कोशिश वह अवश्य करती, पर आंखें दगा दे जाती थी। वह सामने पड़ती तो चुपचाप सर झुकाकर चली जाती थी। आदत थी उसे, तो फिर आज नई बात क्या थी उसके लिए? वैसे स्मिता ने रज्जो को कभी रोते बिलखते नहीं देखा था। खुद पर तरस खाना उसे कतई पसंद न था। कोई और उससे सहानुभूति जताता तो गुस्सा हो जाती थी। इतने वर्षों में किरण को उसने उसके जन्म के बारे में सच्चाई न बताई थी। इतना कहा था कि उसके माता पिता किसी हादसे का शिकार हो गए थे और बच्ची उसे सौंप गए थे। बस किरण इतना ही जानती थी। ये शायद यह काफ़ी था उसके लिए। आज किरण घर आ रही थी। कल फ़ोन पर उसने खबर दी थी स्मिता को और रज्जो को भी। पर स्मिता ने पाया रज्जो हमेशा की तरह आज उतनी खुश नज़र ना आ रही थी। काफ़ी संतुलित थी। इन सालों में उसका स्वास्थ्य भी काफ़ी गिर गया था। पहले जितनी मेहनत भी न कर पा रही थी। उम्र भी बढ़ चली थी और अब ज़रूरत भी ना थी, क्योंकि अपना भार किरण ने अपने ऊपर ले लिया था। कमा रही थी और उसने वहाँ घर भी किराए पर ले लिया था। रज्जो से उसकी ज़रूरतें अब सीमित हो चुकी थी। बड़ी माँ, आपको और माँ को बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सोचा फ़ोन पर नहीं, आकर ही बताऊंगी। किरण ने हलवे का चम्मच मुंह में डालकर कहा। आज स्मिता ने हलवा बनाया था। किरण को स्मिता के हाथ का हलवा बहुत पसंद था। क्या है किरण, कहो ना, स्मिता ने पूछा। रज्जो चुप थी। बड़ी माँ, मेरा काम कंपनी ने बहुत सराहा है। हाँ, क्यों नहीं, तुम हो ही काबिल और मेहनती, स्मिता ने उसकी बात काटते हुए कहा। सुनो ना बड़ी माँ, अब वे मुझे एक प्रोजेक्ट पर अमेरिका भेज रहे हैं 2 वर्षों के लिए। कंपनी से 5 लोग जा रहे हैं, जिनमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। सोचा जाने से पहले एक बार आप लोगों से मिलती जाऊं, फिर अगर उन्हें योग्य लगे तो मुझे स्थायी रूप से वहां रहने का मौका भी मिल सकता है। ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, पर पता नहीं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना माँ? किरण की आंखें चमक रही थी खुशी और गर्व से, और रज्जो के होठ मुस्कुरा रहे थे, सूखे, निर्जीव से। तो कब जाना होगा? स्मिता दोनों को बार बार देख रही थी। आज रात को निकल जाऊंगी बड़ी माँ। वो अभय है ना, मेरा कलीग, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वे गाड़ी लेकर आएंगे और मैं चली जाऊंगी माँ। आप खुश हो ना? किरण का स्वर काफी औपचारिक लगा स्मिता को। हाँ गुड़िया, कौन खुश ना होगा? तुमने इतनी बड़ी खुशी जो पाई है,
मैं भला कैसे खुश ना होंगी। रज्जो की बुझी बुझी आंखें कुछ क्षणों के लिए चमक आई। उसने प्यार से उसे निहारा पर तुरंत सर झुकाकर हलवा खाने में व्यस्त हो गई। माँ, बड़ी माँ, आप दोनों ने मेरे लिए जो किया है मैं उसे जीवन भर। नहीं किरण, अब बस कुछ मत कहना। भगवान के लिए एक शब्द नहीं। स्मिता रोश में आ गई। अब सीमा पार हो गई थी। सहना मुश्किल लगा और वह बिफर पड़ी। तुम्हारे लिए जो तुम्हारी माँ ने किया है वह तो तुम 7 जन्म लेकर भी ना चुका पाओगी। पर हाँ, जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो हम बीच में ना आएंगे। पर मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है, राज की बात। स्मिता की गर्दन तट गई और स्वर कठोर बना रहा। क्या बड़ी माँ? किरण की आंखों में आश्चर्य तैर गया। वह थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई। तुम्हारे माँ बाप हादसे का शिकार ना हुए थे? ना दीदी, ना ना, रहने दो। अब इन बातों का कोई मोल है? क्यों अब ये सब? बिटिया, खुशी से जा रही है तो खुश रहने दो ना दीदी। रज्जो ने कटोरी नीचे रखी, उठी और सधे कदमों से घर की ओर निकल गई। नहीं बड़ी माँ, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज। किरण ने रज्जो को रोकने का प्रयत्न किया। तो सुनो, तुम्हारी माँ तुम्हें कूड़े के ढेर से उठा लाई थी। फेंक गया था कोई अपनी गलती को। दुनिया भर को चुनौती देते हुए उसने अपना सब कुछ दांव पर रख तुम्हारा पालन पोषण किया, केवल और केवल तुम्हारे लिए, समझी? कभी कोई कमी ना होने दी। खुद खाली पेट रही, तुम्हें खिलाया, दिन रात मेहनत की तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए। और और बस तुम्हें जान गई। मेरे लिए काफ़ी है। जाओ किरण, दुनिया की सब दौलत, धन, ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में। तुम भाग्यशाली हो जो रज्जो जैसी माँ तुम्हें मिली। किरण, तुम सोच रही हो कि आज मैंने ये राज क्यों खोला? तो सुनो, शायद तुम्हारा अपनी माँ से यह मिलन आखिरी मिलन हो सकता है तुम कभी भी फिर रज्जो से ना मिलो। और मैं जानती हूँ कि तुमने कभी अपनी माँ को मन से नहीं अपनाया। वो बहुत बीमार है किरण। शायद अगली बार जब तुम आओ तो वह ना बचे। उसने पत्थर में जान फूंक दी है, हीरा बना दिया है। और ये सब जानकर मैं सोचती हूँ कि फिर कभी तुम उस मूर्ख से घृणा ना कर पाओगी। उसकी तपस्या का यह फल काफ़ी है। जाओ किरण, एक बार अपनी माँ के पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। फूल की धन्यता भगवान के चरणों में ही है। सदा खुश रहो। स्मिता फूट फूट कर रोने लगी। किरण को सांप सूंघ गया। पत्थर सी जम गई थी। सांस भी जैसे चलना भूल गई हो। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वह हड़बड़ा कर उठी और चली भागती गई, पीछे मुड़कर भी ना देखा। कुछ समय बाद, बड़ी माँ, फ्लाइट रात के 2 बजे की है। मैं सुबह पहुंच जाऊंगी। आप माँ को तैयार रखिएगा। वैसे मैंने सब औपचारिकताएं पूरी कर ली है। मैं चाहती हूँ आप भी एयरपोर्ट आए हमें सी ऑफ करने के लिए। मानेंगी ना मेरी बात बड़ी माँ? आखिरी बार। किरण फोन पर लगभग रो रही थी। स्मिता की गाड़ी रज्जो के लिए एयरपोर्ट पहुंची। आज किरण रज्जो को अपने साथ विदेश ले जा रही थी, अपने खर्चे से। उसने कंपनी से अनुमति ले ली थी अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए। रज्जो को बड़ी मुश्किल से मनाया गया था और अंत में जीत गई थी किरण। बड़ी माँ, किरण आगे आकर स्मिता के पांव पर झुक गई। आपने सच कहा था बड़ी माँ, फूल ईश्वर के चरणों में ही शोभा देता है। आप भी तो ईश्वर से कम नहीं। मुझे आपने माँ दे दी, आपका कर्ज कैसे चुकेगा बड़ी माँ? स्मिता ने किरण को उठाकर गले से लगा लिया। माथा चूमते बोली, पगली, माँ बाप का कोई कर्ज होता है संतान पर? खुश रहो, सदा खुश रहो। स्मिता ने रज्जो की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, रज्जो, तुम्हारी किरण सचमुच की रोशनी फैला रही है ना? दोनों सहेलियां मुस्कुरा रही थी और दोनों की आंखें जार जार आंसू बहा रही थी। तभी घोषणा हुई और रज्जो किरण के साथ प्रस्थान गेट की ओर चली, पर उसकी नजरें पीछे स्मिता पर ही अटकी रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। चलो बस।